आज मैं एक स्वामी दयानंद जी के विचारों को रखा हूँ, जो कि हमें एक मोटिवेशन का काम करेगी, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जो हमें सकारात्मक विचारों के द्वारा जो है हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमारी प्रॉब्लम का सलूशन ये निकालते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि जी भी बोलते हैं प्रतिपक्षी भावना, यानी कि अगर कभी भी आपके मन में अगर नेगेटिव थॉट्स आए तो फिर क्या करना है कि सकारात्मक विचारों की सेना उसके सामने लाके खड़ी कर देना। इससे क्या होगा कि नकारात्मक को जो है सकारात्मक में बदलने की एक प्रक्रिया है, इसी को स्वाध्याय भी बोला जाता है। तो महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं, दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, यानी कि हमें जो भी ड्यूटीज मिली है, जो भी वर्क मिले, उसमें हमें क्या करना है, 100% देना है, और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। यानी कि यहाँ इस पे ये निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली, कि आप अपना जो कर्म निष्काम कर्म यानी 100% आप दीजिए, और आपके पास जो है सर्वश्रेष्ठ यानी जो बेस्ट वर्जन है, जो एक्सीलेंट वाला है, वो आपके पास रिटर्न होकर आएगा। तो इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ आज का जो न्यू सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग सामने जो टॉपिक हुआ क्या है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, सबसे पहला प्रश्न तो यह है। तो इसमें लिखा क्या है, इसमें दो टर्म्स लिखे गए, इन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में भी दो टर्म्स आते हैं, एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। बॉटनी क्या है कि जब हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ द प्लांट्स, पेड़ हाँ वगैरह भैया, के स्क्रीन बारे चली गई में। आपकी। जी अब आ गई बार ना? बार। जी अब आ गई फिर से। ओके। तो बायोलॉजी में मैंने बताया दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। बॉटनी क्या है कि जब पेड़ पौधे के बारे में जो स्टडी किया जाता है बॉटनी के अंदर। जूलॉजी यानी कि जो जानवर वगैरह हो गए, पशु पक्षी हो गए, इन सब के जूलॉजी के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पे जो टॉपिक क्या है, इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो लिखा क्या गया है, इन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। आगे हम लोग इकोलॉजी के भी बारे में डिस्कस करेंगे। इन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी द एनवायरनमेंट इज ऑल ऑफ द नेचुरल मटेरियल एंड लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग सनलाइट। तो अब देखिए, इन्वायरमेंट का जो है डिफिनीशन हम जो प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, क्योंकि जब हम कोई चीज़ अपने लाइफ से कोरिलेट करके समझते हैं तो ज़िंदगी भर हमें याद रहता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हमारे चारों तरफ, और हम ये भी देखते हैं कि क्लाइमेट का चेंज होना, फ्लड का आना, ड्राफ्ट का आना, अर्थक्वेक का आना, वोल्केनो का घटित होना, जो चीज़ें, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, किसके अंतर्गत होता है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी कि जो चीज़ें हम आसपास अपने चारों तरफ देखते हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे लिविंग थिंग्स हो, चाहे जो सारी चीज़ें आती हैं किसके अंतर्गत आती हैं, इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो अब देखिए, इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर दो वर्ड होता है, आगे हम एटमॉस्फेयर भी डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने जो डिफिनेशन आपको बताया है इन्वायरमेंट यानी जो प्रैक्टिकल, जो है प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है इसका, यानी कैसे हम अपने लाइफ में खुद देख के इसको समझ सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हम पेड़ पौधे देखते हैं चारों तरफ अपने, या जो जानवर वगैरह देखते हैं, पशु पक्षी देखते हैं, जो क्लाइमेट का चेंज होना, बारिश का होना। और देखिए, कोरोना वायरस में भी ये सारी चीज़ें आई। कोरोना वायरस है तो इन्वायरमेंट चेंज हुआ ना, पहले का इन्वायरमेंट कैसा था, अब का इन्वायरमेंट कैसा है। यानी जो चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, फिजिकली भी देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। और अब देखिए, इसी को आध्यात्मिक लैंग्वेज में अगर देखा जाए, अगर मैं रामायण से कोरिलेट करके देखूं, तो इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर दो वर्ड होते हैं। इन्वायरमेंट को बोलते हैं पर्यावरण, और एटमॉस्फेयर बोलते हैं वातावरण। तो हुआ क्या कि जब आप लोगों ने रामायण बहुत अच्छे से जानते हैं, रामायण महाभारत आप लोग देखे ही हैं बहुत अच्छे से। तो उसमें हुआ क्या कि इन्वायरमेंट में क्या था कि जब भगवान श्री राम ने जो है लंका गए, वहाँ पे राक्षसों का उन्होंने वध किया, रावण का वध किया। तो क्या हुआ कि वहाँ पे पर्यावरण, तो राक्षस वाला जो पर्यावरण था वो तो सही हो गया, यानी जो फिजिकल फॉर्म में जो दिख रहा था तो सही हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि एटमॉस्फियर वहाँ यानी वातावरण। तो फिर आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ से जब आए, लंका से जब अयोध्या आए, तो फिर वहाँ एक ये भी सुनने में आता है कि बनारस में जो है दशाश्वमेध घाट, वहाँ पे उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ किस लिए किया, वैसे तो राक्षस मर ही गए थे, फिर यज्ञ करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। यज्ञ करने की जरूरत इसलिए पड़ गई थी क्योंकि एक होता है सूक्ष्म रूप से, असुर तो मर गए थे लेकिन असुरता नहीं मरी थी। तो असुरता को बोल सकते हैं एटमॉस्फियर यानी वातावरण के अंदर जो रहते हैं, और जो चीज़ें जो असुर जो लोग हैं उनको बोल सकते हैं एनवायरनमेंट। ये मैंने आपको रामायण स्पिरिचुअलिटी से जो है कोरिलेट करके बताया है। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको बोलते हैं इकोलॉजी।
अब इकोलॉजी क्या है? तो इकोलॉजी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये भी एक बायोलॉजी का ब्रांच है, दैट डील्स विद द रिलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। यानी कि यहाँ पे हम लोग, अब देखिए इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझते हैं। जैसे इसमें क्या बताया जा रहा है, इकोलॉजी क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कैसे जो है डिपेंडेंट है, कैसे निर्भर है। जैसे मैं अगर हम लोग अपना खुद का एग्जांपल लें, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो फिर अब देखिए पेड़ पौधे के साथ क्या होता है कि हम लोग, इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है पेड़ पौधे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो होता क्या है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो फिर होता क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड आप निकालते हैं मुख से, नाक से, तो वो जो है उसको जो पेड़ जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, फिर ऑक्सीजन देते हैं तो उसी ऑक्सीजन को हम लेते हैं। या जो हमारा वेस्ट निकलता है, जो हम खाते जो वेस्ट निकलता है, उसका खाद बन जाता है, तो पेड़ों को काम आ जाता है। तो ऐसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक पेड़ से कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो बोला जाता है कि डिफॉरेस्टेशन वगैरह करने से क्या है कि बहुत लॉस होगा आदमी का, क्योंकि हम लोग नेचर से अलग नहीं, हम लोग नेचर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इकोलॉजी में क्या है कि जब हम देखते हैं कि एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ है, दोनों का रिलेशन क्या है, इकोलॉजी में यही बताया जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। अब देखिए डिफरेंट इकोसिस्टम, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। तो प्रैक्टिकली तरीके से समझते हैं कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किसी ऑफिस वगैरह में जा रहे हैं, या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में काम करते हैं, उसमें क्या होता है कि हर चीज़ का अपना एक सिस्टम होता है। अब जैसे मैं पतंजलि यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे भी एक सिस्टम है कि आपको 4 बजे सुबह उठना है, रोज डेली ये करना है, और रात को 9 बजे सोना है। यानी कि हर जगह अपना एक सिस्टम होता है। और बाकी जैसे बहुत सारे आप लोग सुनते भी होंगे कि जो बॉर्डर पे बहुत सैनिक वगैरह होते हैं, तो उनका जो ड्यूटी वगैरह अलग अलग शिफ्ट में रहता है। कुछ लोग का जो इवनिंग में रहता है, कुछ लोग का नाइट में रहता है। जिनका नाइट में रहता है उनको जागना ही जागना है। तो एक सिस्टम कहता है चीज़ें हो रही है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो भी एनवायरनमेंट के अंदर जो भी जैसे पेड़ पौधे हो गए या जीव जंतु हो गए, सबका एक अलग सिस्टम होता है कि किसको लैंड पे रहना है, किसको मैरीन में रहना है, कौन कैसे रहेगा। तो हर एक का अपना एक सिस्टम होता है, जिसे को बोलते हैं इकोसिस्टम। यानी कि जो सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या कैसे किसको रहना है, पेड़ पौधे कहाँ पे कौन ग्रो करता है, तो हर एक चीज़ का अपना एक सिस्टम होता है, तो उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। अब हम लोग डिफरेंट इकोसिस्टम की बात करेंगे कि आखिर अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो मेन टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या है, द इकोसिस्टम विच इज फाउंड ओनली ऑन लैंड फॉर्म। यानी कि जो लैंड पे रहते हैं, जितने भी जीव जंतु हो गए या पेड़ पौधे हो गए, तो उनका एक सिस्टम के तहत रह रहे हैं कि हाँ, कि नहीं होता कि शेर को कहाँ रहना है। ऐसा तो है नहीं कि शेर पानी में रहेगा, जाके शेर को लैंड निर्धारित किया तो शेर वहीं पे रहेगा। मछली तो ऐसा है नहीं कि जंगल में जाके रहेगी, मछली जो जल के अंदर ही रहेगी। तो सबका एक सिस्टम होता है। यानी कि जो लैंड पे रहता है, जितने भी जीव जंतु हैं या पौधे हैं जो लैंड पे रहते हैं, पेड़ पौधे जो लैंड पे उगते हैं या जीव जंतु जो लैंड पे रहते हैं, उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे मेन टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में दो बातें होती हैं, दो चीज़ें आती हैं। एक तो होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, दूसरा होता है माउंटेन इकोसिस्टम। ग्रासलैंड क्या होता है, ग्रासलैंड यानी कि कोई नदी वगैरह है, कोई रिवर वगैरह है, तो उसके रिवर के आसपास का जो प्लेन एरिया होता है, कोई रिवर मान लीजिए है, उसके आसपास का जो प्लेन एरिया है उसको बोल सकते हैं ग्रासलैंड। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, रिवर वगैरह यहाँ पे है। और नेक्स्ट है माउंटेन इकोसिस्टम। माउंटेन यानी कि यहाँ पे माउंटेन में कौन सा पौधा उगेगा, कौन सा कितना वाटर का क्वालिटी रहेगा, कितना क्वांटिटी रहेगा वाटर का, तो अलग अलग सिस्टम है। जैसे माउंटेन पे तो बहुत सारे ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे प्लेन पे जो है आम वगैरह की खेती फसल वगैरह हो जाती, आम वगैरह का जो पेड़ पौधा है हो जा रहा है, या गेहूँ यहाँ पे हो जा रहा है। तो जरूरी नहीं कि माउंटेन पे भी हो। तो अलग अलग पौधे के लिए, अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग जगह निर्धारित किया गया एक सिस्टम कहता है, तो वहाँ पे रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। और नेक्स्ट आप लोगों के सामने आ गया एक्वेटिक इकोसिस्टम। मैंने बताया था कि मछली का एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर मछली है, मछली को अगर हम ये बोल दें कि तुम ज़मीन पे आओ, लैंड पे आके रहो, तो मर जाएगी, क्योंकि मछली जल की रानी है, जल की ही रानी है, जीवन इसका पानी है। यानी कि
हर जितने भी जीव जंतु हैं सबका एक अलग सिस्टम बनाया गया है कि कौन कहाँ पे रहेगा। आदमी का भी एक सिस्टम है कि आदमी कहाँ रहेगा। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन ए बॉडी ऑफ वाटर इज नोन एज एक्वेटिक इकोसिस्टम। यानी कि जो भी जीव जंतु या पेड़, जो भी पौधे जो है, जो मैरीन यानी जो समुद्र के अंदर या जो जल के अंदर रहते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्योंकि वहाँ पे भी एक सिस्टम के तहत रह रहे हैं। सभी लोग, सभी जीव जंतु वहाँ पे नहीं रह सकते, सबके लिए अलग अलग प्लेस निर्धारित किया गया है, उसको बोल सकते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर यानी कि जो नदी वगैरह में जो भी है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे जो बहुत सारे पौधे ऐसे भी होते होंगे जो नदी में होते होंगे, मरीन में नहीं होते होंगे, समुद्र वगैरह में या ओशियन वगैरह में नहीं होते होंगे। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम यानी कि जहाँ फ्रेश वाटर यानी जैसे नदी वगैरह में जो जीव रहते हैं या पेड़ पौधे, वहाँ का जो इकोसिस्टम, उसको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बोल सकते हैं। मरीन इकोसिस्टम क्या हो गया? यानी जो ओशियन वगैरह हो गए, सी हो गया, वहाँ पे जो पेड़ पौधे, वहाँ पे जो पौधे रहते हैं उनको बोलते हैं मरीन इकोसिस्टम। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, सभी का अपना एक प्लेस निर्धारित होता है जहाँ पे एक सिस्टम के तहत वो रहते हैं। ऐसा नहीं है कि शेर को पानी में भेज दिया जाए और मछली को जो है लैंड पे ला दिया जाए। तो हर एक का अपना एक प्लेस होता है जहाँ पे एक सिस्टम को फॉलो करते हुए अपना रहता है। तो ये सारी चीज़ें इको सिस्टम के अंतर्गत आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। कोई एक बता दे, मेरी स्पीच ज़्यादा तेज तो नहीं हो रही है? हेलो, नहीं, बढ़िया है भैया, सही चल रहा है। बता दीजिएगा थोड़ा सा स्पीड अगर तेज हो तो। अब नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी समझने से पहले हम लोग बहुत बात सुनते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी जो भारत जो है विभिन्न जो है अलग अलग परंपराओं, माने भारत में अलग अलग जो है परंपराएं रहती हैं, बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस की जो बात किया जाता है कल्चरल डाइवर्सिटी। यानी कि जब कल्चरल डाइवर्सिटी की बात होती है तो हम लोग क्या समझते हैं? जैसे हम यूपी के हैं तो हमारे यहाँ जो जो मुख्य भोजन है क्या है? दाल चावल लिट्टी चोखा, ठीक। तो हमारे यूपी में तो यही है। और अगर हम चले जाएं कोलकाता में तो वहाँ पे देखिए वहाँ का रसगुल्ला बहुत फेमस है, और आप उड़ीसा में चले जाएंगे तो वहाँ का कुछ और फेमस है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग जगह का जो अपना एक होता है ना कि अलग अलग चीज़ें फेमस है, यानी जो डिफरेंसेस हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें फेमस हैं तो जरूरी नहीं कि वो कलकत्ता में भी हो, और कलकत्ता में जो चीज़ें फेमस हैं यानी कि वहाँ का रसगुल्ला जरूरी नहीं है कि वहाँ रसगुल्ला फेमस है तो यूपी में भी होगा। हमारे यूपी में तो एकदम चावल दाल लिट्टी चोखा ये खूब चलता है, भोजन में इसी को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हो गए, आप पेड़ पौधे की बात किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि पौधा एक ही होता है, पौधे भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के होते हैं, जीव जंतु भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं। तो ये जो अलग अलग वैरायटी की बात होती है, अलग पेड़ पौधे की जो वैरायटी है या अलग जीव जंतु की जो वैरायटी है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अलग अलग डिफरेंसेस अमॉन्ग द प्लांट्स एंड एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स के बीच का जो डिफरेंसेस होता है, शेर अलग होता है, उसका क्वालिटी अलग है, चूहा अलग है, खरगोश अलग है, और अब अनार का पेड़ अलग होता है, बेल का पेड़ अलग होता है, शीशम का पेड़ अलग होता है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, यानी पेड़ पौधे के बीच डिफरेंसेस की बात करूं या जानवरों के बीच के डिफरेंसेस का बात करूं, इसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। आप लोग एकदम खुश होकर पढ़िए, एकदम आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फूड चेन एंड फूड वेब्स। अब फूड चेन और फूड वेब्स की बात करूं तो फूड चेन क्या होता है? फूड चेन यानी कि हम लोग बचपन से ही पढ़े भी हैं, क्लास 5 में भी पढ़े थे, क्लास 6 में भी, तो बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है। तो फूड चेन क्या होता है कि एनर्जी का पास होना फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर, सॉरी प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। आगे हम लोग प्रोड्यूसर कंज्यूमर के भी बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ फूड चेन में कि एनर्जी का पास होना मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफर होना। एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी? फूड के द्वारा ट्रांसफर होगी। यही तो फूड ही तो माध्यम होता है ट्रांसफर होने का एनर्जी, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड फूड चेन।
आगे हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, फूड चेन और फूड वे में डिफरेंस क्या है। पहले जो पॉइंट आ रहा है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब फूड चेन में 3 चीज़ें आती हैं, एक तो पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर और तीसरा है डिकम्पोजर। अब सबसे पहला जो है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या होता है? आप लोग देखते होंगे कि मूवी वगैरह में प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? प्रोड्यूसर जो मेन होता है, यानी कि पूरी मूवी की जो रूपरेखा को वही डिसाइड करता है कि हाँ कैसे कैसे रहना चाहिए। अलग अलग प्रोड्यूसर वगैरह जो होते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर यानी कि जो प्राइमरी चीज़ है, यानी जो अपना भोजन खुद से बनाए। प्रोड्यूसर मेक देयर ओन फूड, यानी प्रोड्यूसर वह है जो खुद का अपनी मूवी बनाता है। प्रोड्यूसर जो अपनी मूवी खुद बनाता है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर मेक देयर ओन फूड, यानी कि जो चीज़ें, जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल, जो भी चीज़ें हैं, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, खुद से डिपेंडेंट होकर बनाते हैं, किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं रहते, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है? ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड, यानी जो देखिए अब इसका एग्जांपल क्या है, कभी कभी पूछ देता है कि प्रोड्यूसर, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि प्रोड्यूसर दे देगा, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ग्रीन प्लांट भी दे देगा, तो आपको ग्रीन प्लांट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? ग्रीन प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड, यानी सन एक माध्यम बनता है। जैसे भोजन तो डिपेंडेंट ही बनाता है, बट क्या है कि सन एक माध्यम बनता है। कोई न कोई तो माध्यम रहना चाहिए, कोई न कोई तो मीडियम रहेगा तभी तो बनाएगा। तो ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड ओन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोड्यूसर आर ऑन द बॉटम ऑफ द फूड चेन। अब देखिए बॉटम पे है, बॉटम यानी कि जो प्राइमरी होता है। बॉटम मतलब ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं है कि जो है सबसे लास्ट में। बॉटम का मतलब जो सबसे पहला है, यानी कि फूड जो ये डिपेंडेंट है, यहीं से जो है आगे का जो फूड एनर्जी का ट्रांसफर आगे जो है होता चला जाएगा, यहीं से स्टार्ट होगा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। आगे हम लोग एनर्जी पिरामिड में पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर से कैसे कैसे कहाँ पे जाता है, उस सारी चीज़ों के बारे में। तो प्रोड्यूसर का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो चीज़ें, कोई भी जो खुद से अपना फूड बनाए, जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गया। ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर। अब देखिए कंज्यूमर क्या है? अब देखिए खाना तो बना, अब खाने को खाने वाला तो चाहिए। कंज्यूमर क्या है कि कंज्यूमर हंट, गैदर एंड स्टोर फूड बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन। अब बताइए, अब शेर को ये बोल दिया जाए कि भाई तू मैगी बना, तू पिज्ज़ा बना, तू बर्गर बना, तो बोलेगा रहने दे भाई, इससे बढ़िया है कि मैं भूखा ही मर जाऊं। तो अब देखिए शेर तो कुछ बना नहीं पाएगा, तो शेर क्या करेगा भाई? उसको तो पेट भरना ही है, क्योंकि अगर वो खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? अब अगर शेर खाएगा तभी तो उसके अंदर एनर्जी आती है, उत्साह आता है, शिकार करने के लिए जो स्टेमिना चाहिए आता है। यानी कि एनर्जी की ज़रूरत अगर शेर को पड़ेगी तो हंट करेगा, यानी शिकार करेगा जाके। किसका शिकार करता है शेर? हिरन का भी कर देता है। कभी कभी आप लोग डिस्कवरी वगैरह में देखते भी होंगे, हिरन का करता है, बफेलो का भी करता है, हाथी से भी लड़ जाता है कभी कभार। देखिए शेर की एक क्वालिटी होती है कि शेर की एक क्वालिटी यह होती है कि वो मेन पॉइंट को पकड़ता है। जैसे क्या है कि हाथी का जो मेन पॉइंट है उसको पकड़ेगा, मे बी उसका गर्दन वगैरह, हाथी का सूंड जो है उसको पकड़ता है, हिरन का जो गला पकड़ता है, मेन पॉइंट को पकड़ता है। ऐसा नहीं है, हाथी से भी, शेर से भी मजबूत जानवर है, लेकिन क्या होता है शेर की क्वालिटी होती है कि एग्जैक्ट पॉइंट, एक तत्व का अभ्यास करता है। एक तत्व यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट जो उसका करता है। पतंजलि जी बोल के कहना है एक तत्व का अभ्यास, तो शेर जो एक तत्व का अभ्यास करता है, एग्जैक्ट पॉइंट को पकड़ता है। इसीलिए इससे सब लोग डरते हैं, कि सभी जानवर डरते हैं, कह रहे भाई शेर को पता ना चल जाए, नहीं तो भाई मार देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। यानी कंज्यूमर कौन होता है? जो हंट करके, यानी जो दूसरे को मार के अपना खाना अचीव कर पाता है या खाना मिलता है उसे। ओके, अब आते हैं 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर पे आते हैं कि कंज्यूमर के कितने टाइप्स हैं। पहला क्या है? हर्बीवोरस, दूसरा है कार्निवोरस और तीसरा है ओमनीवोरस। ये जो है 3 टाइप्स के कंज्यूमर होते हैं। अब 1 बाय 1 चीज़ों को समझते चलेंगे। हर्बीवोरस क्या है? एनिमल हु ईट प्लांट सच एज। अब देखिए ऐसे एनिमल्स जो क्या खाते हैं? प्लांट्स को सिर्फ खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। जैसे इसमें लिखा है ग्रासोफर हो गया, रेबिस हो गया, स्क्वेरल यानी गिलहरी हो गया, डियर हो गया, पंडाज हो गया, ये सारी चीज़, ये जो अपना भोजन,
ये जो क्या खा के जीवित रहते हैं, पौधों को खा के जीवित रहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हर्बीवोरस। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कार्निवोरस। अब कार्निवोरस क्या है? एनिमल हु ओनली ईट अदर एनिमल। अब देखिए जो दूसरे जानवर को खाते हैं, ईट अदर एनिमल, उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। इसमें क्या है? टाइगर्स हो गया, लायंस हो गया, हॉक्स हो गया, वोल्व्स हो गया, कूगर्स हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। कूजर्स यानी कि जो होता है तेंदुआ, उसको बोलते हैं तेंदुआ। यानी कि ये जो जितने भी टाइगर्स, लायन, ये जो जितने भी एग्जाम्पल है, जो है अपना भोजन जो है दूसरे एनिमल को मार के जो है खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या है? एनिमल हु ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। अब देखिए जो प्लांट को भी खाता है और एनिमल को भी खाता है, जैसे कि ह्यूमन हो गया, आदमी को आप लोग देख सकते हैं। कुछ लोग जो है फल फूल खा के रहते हैं या भोजन वगैरह खाते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मांसाहारी वगैरह भी हैं। मांसाहारी उसमें भी मछली खा सकते हैं, सुअर भी कई लोग को खाते हैं, सुअर को भी नहीं लोग छोड़े हैं, भैंस को भी खा गए हैं लोग। तो ये ह्यूमन में जो है दोनों है, प्लांट्स को भी खाता है, एनिमल्स को भी खाता है। बियर्स भी है एग्जाम्पल ओमनीवोरस का। तो ये याद रखिए, ओमनीवोरस में 2 एग्जाम्पल, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, इस पॉइंट को माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर से पहले हम लोग पढ़े हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन जो प्रोसेस होता है उसको अगर समझ लेंगे तो डीकम्पोजर भी समझ में आ जाएगा। डीकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होता है? जैसे बस आप लोग देखते होंगे बहुत सारे जीव जंतु, आप लोग देखते होंगे कि जब कभी कभी क्या आता है कि तूफान वगैरह आ जाता है तो पेड़ पौधे जो है या जानवर वगैरह जो गिर जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाते हैं, जीव जंतु भी मर जाते हैं। तो होता है क्या, मर जाते हैं तो फिर क्या होता है? डीकम्पोजिशन प्रोसेस चल रहा है, यानी कि उनका जो सड़ने का प्रोसेस, सड़ने के बाद क्या होता है? जो खाद बनता है। तो यानी अब देखिए उनको सड़ाने का काम कौन करता है? यानी कि अगर वो जो पेड़ पौधे गिर गए हैं या जीव जंतु जो मर गए हैं, उनको डीकम्पोज करने का काम कौन करता है? डीकम्पोजर होता है। और डीकम्पोजर का एग्जांपल क्या ले सकते हैं? जैसे हो गया फंगी, हो गया बैक्टीरिया, हो गया, ये सब क्या करते हैं कि कोई भी पेड़ पौधा या जीव जंतु जो मर जाता है उसको डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज करने के बाद क्या होता है कि उसे खाद बना देते हैं, जो कि खेतों वगैरह में या प्लांट्स के काम आ जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डीकम्पोजर का मतलब ये हो गया। ओके, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट ए फूड चेन। अब देखिए फूड चेन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव के अंदर कैसे गई, फिर उस दूसरे से तीसरे के अंदर कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसी को बोलते हैं फूड चेन। पॉइंट क्या लिखा गया है? अ फूड चेन इज ए सिंप्लीफाइड वे टू लुक एट द एनर्जी दैट पासेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। यानी कि जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एनर्जी पास हुआ, कहाँ से पास हुआ एनर्जी? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर कौन है? जो ग्रीन प्लांट वगैरह हो गए। कंज्यूमर में के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, यानी कि जो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, मैं जूम कर दे रहा हूँ, जो एनर्जी का देखिए ग्रीन, सूर्य भगवान का जो सनलाइट से जो है प्लांट जो अपना खाना बनाता है, फिर यहाँ से जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी कि कछुआ खाएगा, फिर इसको फिर ग्रासहॉपर है, फिर अलग अलग जो जीव हैं, यानी कि ये जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या हम अलग दूसरे लैंग्वेज में बोलें कि एनर्जी पासेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। एनर्जी पास होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन। अब फूड चेन के भी टाइप्स होते हैं अलग अलग। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जो हम लोग देखते हैं लैंड पे वही होता है, एक्वेटिक में भी, यानी जल के अंदर भी सारी चीज़ें होती हैं। तो टाइप्स ऑफ फूड चेन में 2 प्रकार के बताया गया फूड चेन। सबसे पहला है एक्वेटिक, यानी कि जो जलीय चीज़ें होती है, जो जल में जो घटनाएं, ये फूड चेन का जो प्रोसेस होता है जब जल में होता है। जल में भी क्या होता है कि अब देखिए जल में भी बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती हैं, और उसमें भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी रहती हैं, छोटी छोटी मछलियाँ भी रहती हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे भी होते हैं। तब देखिए अगर बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, अगर उसको जीवित रहना है तो कहीं न कहीं से उनको भी तो एनर्जी फूड चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि बड़ी मछलियाँ जल में गई एकदम अपना पिज्ज़ा बर्गर उसी में बनाने लगे, ऐसा भी नहीं होता है। यानी कि अगर जो जलीय
जीव हैं उनको भी जीवित रहने के लिए फूड चाहिए। तो अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये फूड उन्हें कहाँ से मिलता होगा। तो देखिए जो बड़ी बड़ी जो मछलियाँ होती हैं उन्हें फूड जो है छोटी छोटी मछलियों को खा के मिलता है, या बहुत सारे पौधे छोटे छोटे होते हैं उनको खा के। तो यानी कि वहाँ पे जब एनर्जी पास करती है, मतलब एक जीव से दूसरे जीव के अंदर, जो जल के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक फूड चेन। और टेरेस्ट्रियल में हम लोगों ने बात किया था, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जब हम लोग पढ़ते उसमें हम लोगों ने लैंड की बात किया था। लैंड यानी कि जो हम लोग समझ सकते हैं कि मेढक कोई जीव को खाएगा, फिर उसको स्नेक का सर्प वगैरह खाएगा, सर्प को भी नेवला वगैरह मार देता है। तो यानी कि जो लैंड पे, यानी कि जो धरती पे जो चीज़ें हो रही हैं, जो दिख रहा है लैंड पे, जो एनर्जी पास हो रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू द वेरियस ऑर्गेनिज्म, तो उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रीडेटर एंड प्रे। इससे भी बहुत सारी चीज़ें पूछ लेता है, कभी कभार इसका डिफिनीशन दे देगा और ऑप्शन में दे देगा, तो पूछेगा क्या है। इसको भी माइंड में रखिएगा, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। प्रीडेटर क्या है? एन एनिमल डैट कैप्चर्स एंड ईट्स अदर एनिमल। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कोई भी एनिमल जो डैट कैप्चर्स, यानी कि अगर मैं शेर का, भैया वो हाँ जी, टेरिस्फेयर वाला एक बार वो बता दीजिए। टेरिस्फेयर फूड वो लैंड पे किस पर डिपेंड होके खाएंगे, मतलब कौन सा है टेरेस्ट्रियल वाला? टेरिस्फेयर। हाँ अब देखिए एक्वेटिक में मैंने क्या बताया था कि जो समुद्र के अंदर या ओशियन के अंदर का जो जीव रहते हैं वो भी तो किसी न किसी जीव को खा के ही जीवित रहते होंगे ना। और मतलब जो वाटर के अंदर यानी ओशियन के अंदर या सी के अंदर का जो एनर्जी पास करती है वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं एक्वेटिक फूड चेन। टेरेस्ट्रियल में क्या है कि जैसे जो लैंड पे होता है, ये सारी घटनाएं लैंड पे होंगी। जैसे कि मेढक वाला जो होता है, मेढक जो है किसी जीव को खाएगा, फिर उसको मेढक को सर्प वगैरह खाएगा, तो ये सारे लैंड पे हो रहा है ना, इसलिए उसको बोलते हैं लैंड फूड चेन, सॉरी टेरेस्ट्रियल फूड चेन। समझ में आया आपको? आ गया। ठीक, ओके। अब हम लोग यहाँ पे थे प्रीडेटर और प्रे। अब देखिए इसमें शेर वाला एग्जांपल परफेक्ट रहेगा, तो उसको लेते हैं। एन एनिमल, यानी कि एनिमल क्या है? शेर है। डैट कैप्चर्स, कैप्चर किसको करेगा? हिरन को कैप्चर करेगा। एंड ईट्स अदर एनिमल, यानी उसको पकड़ेगा तभी तो खाएगा। यानी प्रीडेटर क्या हो गया? शेर हो गया। शेर जो है हिरन को पकड़ता है, कैप्चर करता है और उसको खा जाता है। प्रे क्या हो गया? प्रे द एनिमल डेट इज कैप्चर्ड एंड ईटर, यानी जो जो पकड़ा जाता है और जिसका भक्षण कर लिया जाता है, जैसे कि हिरन हो गया। प्रीडेटर क्या हो गया? लायन हो गया। और प्रीडेटर क्या हो गया? लायन हो गया। और प्रे क्या हो गया? हिरन हो गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ए फूड चेन। फूड चेन क्या है? सॉरी, फूड वेब। देखिए मैंने आपको फूड चेन बताया था कि जब एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी पासेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यानी कि वहाँ पे ये सिंपल सा बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच जो है एनर्जी पास करती है तो उसको फूड चेन बोलते हैं। और फूड वेब क्या है? फूड वेब और फूड चेन दोनों सेम ही है, बट डिफरेंस ये है कि फूड वेब में ये जो पूरा प्रोसेस होता है, मतलब फूड चेन में तो एक छोटा सा प्रोसेस होता है, मतलब जो एनर्जी का ट्रांसफर का प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेढक ने किसी जीव को खाया और मेढक को किसने खाया? सर्प ने खाया। तो ये जो प्रोसेस है मैंने क्या किया, सिंपल तरीके से आपको बता दिया। अगर इसी को ब्रॉड रूप से बताना रहे, यानी कि फिर सर्प को किसने खाया, सर्प को दूसरे जीव ने खाया, फिर उसको दूसरे जीव ने खाया, यानी कि अगर फूड चेन का अगर ब्रॉड रूप यानी उसका विस्तृत रूप ही फूड वेब होता है। फूड चेन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो उसका जो विस्तृत रूप है उसको पूरा और बेहतर से बेहतर, मतलब नहीं होता हाईएस्ट पॉइंट तक उसको डिस्क्राइब कर देना ही फूड वेब है, उसका विस्तृत रूप है फूड वेब। तो इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा भी है सेकंड पॉइंट में कि सेवरल फूड चेन लिंक्ड टुगेदर, यानी जब बहुत सारे फूड चेन आपस में लिंक्ड हो जाते हैं तो उसी को बोलते हैं फूड वेब। यानी कि अगर हम ये बोल सकते हैं कि फूड चेन क्या है? बेटा है, और फूड वेब क्या है? उसका बाप है, ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो फूड वेब में कम करके दिखाया गया है, बट इसका और भी विस्तृत रूप होता है फूड वेब का, और इससे ज़्यादा और बड़े बड़े लेवल पे दिखाया जाता है।
अब देखिए यहाँ पे एनर्जी पिरामिड की बात किया गया है। सबसे पहले मैंने बताया था, हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े भी थे कि प्रोड्यूसर जो होता है सबसे बॉटम पे होता है, यानी कि जो मेन, यानी कि जो अपना भोजन डिपेंडेंट होता है, मतलब खुद से बनाता है विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ग्रीन प्लांट जो अपना भोजन बनाए, फिर प्राइमरी उसको कौन प्राइमरी कंज्यूमर उसको यूज करेगा, तो एनर्जी ट्रांसफर हुई। कुछ एनर्जी लॉस भी होता है, कुछ मिलता है, जरूरी नहीं कि 100% ही एनर्जी मिले। किसी दिन मैं आधे घंटे का क्लास लेके फिर मैं मैथमेटिकली बता दूंगा कि कैसे कितना परसेंट एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रहा है एक जगह दूसरे जगह, और कितना परसेंट लॉस हो रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे ये समझना है कि ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर जो जो यहाँ पे जीव जंतु दिया गया है, उन्होंने खाया, फिर क्या हुआ कि उन्हें जब सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो जरूरी नहीं, देखिए ये प्रोड्यूसर से जो प्राइमरी कंज्यूमर जब प्रोड्यूसर को खाते हैं तो 100% एनर्जी नहीं मिलती, कुछ एनर्जी जो है लॉस होती है। तो जो कुछ एनर्जी मिला प्राइमरी कंज्यूमर को, मान लीजिए कि 90% एनर्जी मिला, फिर 90% प्राइमरी कंज्यूमर के पास एनर्जी है, जब इसको सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो फिर कुछ परसेंट जो है लॉस हो जाएगा, तो कुछ परसेंट लॉस होकर सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगा, और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को जब टर्सरी कंज्यूमर खाएगा तो कुछ परसेंट एनर्जी लॉस होकर जो है कुछ परसेंट मिल जाता है टर्सरी कंज्यूमर के अंतर्गत। एक दिन मैं आधे घंटे का लेक्चर लेके इस पे जो है अच्छे से जो है कितना परसेंट लॉस हो रहा है उसको मैं बता दूंगा। अभी तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ ऐसे से होता है, यानी एनर्जी पिरामिड हो गया। अब आते हैं द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या है। द एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर डेट सराउंड द अर्थ, यानी कि जब अर्थ के चारों तरफ यहाँ ब्लैंकेट ऑफ एयर, यानी कि यहाँ चारों तरफ हवा की जब बात होती है, यानी जहाँ चारों तरफ हवा, जो ब्लैंकेट यानी ढका हुआ ब्लैंकेट की तरह अर्थ को, यानी हवा जब इसमें क्या होता है एटमॉस्फेयर पे कि अर्थ को जो है जो ढका रहता है हवा से उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। हम लोग जान ही रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एटमॉस्फेयर में है, हवा ही हवा है, ऑक्सीजन, बट आजकल ऑक्सीजन की भी कमी पड़ जा रही है। अब यहाँ पे देखिए अर्थ सिस्टम में क्या है, बायोस्फीयर के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। ये एग्जाम में पूछा गया, इसको माइंड में रखिएगा कि बायोस्फीयर के अंतर्गत क्या क्या आता है। एटमॉस्फेयर आता है, और आपका जियोस्फीयर आता है, हाइड्रोस्फीयर आता है। ठीक, एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने बता दिया। जियोस्फीयर यानी जो चट्टान से रिलेटेड है, जो चीजें जब चट्टान वगैरह की बात होती है। हाइड्रोस्फीयर है यानी जल के बारे में जब बात होती है। तो ये एटमॉस्फेयर, जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर तीनों को मिलकर जो क्या बना है, बायोस्फीयर बना है। ये माइंड में याद रखिएगा। बायोस्फीयर के 3 पार्ट्स होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। पहला होता है एटमॉस्फेयर, दूसरा होता है जियोस्फीयर, और तीसरा होता है हाइड्रोस्फीयर। ये 3 पार्ट याद रखिएगा। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ द एयर। अब एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो कितना परसेंट यहाँ पे कितना परसेंट गैस वगैरह है, तो सारी चीज़ों को भी जानना जरूरी है। बेसिक्स हैं, एग्जाम में बेसिक्स ही पूछता है, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को रखा हूँ। कंपोजिशन ऑफ द एयर में क्या है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, और अदर गैसेज 1%। ग्रीन हाउस गैस की बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, मीथेन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। कंपोजिशन ये है। और यहाँ पे ऑल अदर गैसेज में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, 0.03% होता है, नियॉन भी होता है, हीलियम भी होता है, मीथेन होता है, क्रिप्टॉन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O होता है। ये अदर गैसेज भी यहाँ पे कुछ परसेंट 0% में दिया गया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा रीड कर लीजिएगा। अब आते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में क्या है, क्या क्या लेयर्स होते हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। पहला क्या है, ट्रोपोस्फेयर, दूसरा क्या है स्ट्रेटोस्फेयर, और तीसरा क्या है मेसोस्फेयर, और फोर्थ वाला क्या है थर्मोस्फेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनोस्फेयर। तो 1 बाय 1 हम लोग इस पर डिस्कस करते चलेंगे। ट्रोपोस्फेयर क्या है, द बॉटम लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि सबसे जो बॉटम लेयर होता है एटमॉस्फेयर को, उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। स्ट्रेचेस टू अबाउट 11 किलोमीटर, यानी कि इसका जो रेंज होता है 11 किलोमीटर। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा एल्टीट्यूड के साथ, मतलब जितना आप हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ट्रोपोस्फेयर के लेवल पे। वेयर वेदर कंडीशन हैपन, यानी कि जो बारिश वगैरह जो भी चीज़ें होती, बारिश वगैरह का होना ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। विथ वर्टिकल एयर करंट, यानी जो हवाएं चलती है वर्टिकली चलती हैं, इसको टर्बुलेंट भी कहा गया है। यहाँ पे क्या होता है, कंटेंट 75% ऑफ द एयर, यहाँ पे क्या होता है 75% जो है एयर होता है।
मोस्टली क्या है N2 एंड O2। यहाँ पे जो मोस्टली कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं इसको भी याद रखिएगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। देखिए फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा? ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। अप टू अबाउट 50 किलोमीटर। अब देखिए इसका रेंज क्या है? 50 किलोमीटर विथ हॉरिजॉन्टल एयर करंट। अब देखिए वहाँ पे क्या था कि हवाएं जो वर्टिकली चल रही थी, अब यहाँ पे क्या होता है कि हवाएं जो हॉरिजॉन्टली चलेंगी, मूव करती हैं। या नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड। अभी तक देखिए उसमें क्या था कि टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड यानी कि हाइट पे जाते थे तो वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करता था। अब यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेन द ओजोन लेयर इन द अपर रीजन। देखिए ओजोन लेयर जो होता है इसी में होता है, अब जो स्ट्रेटोस्फेयर में। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि किस लेयर में ओजोन लेयर होता है, याद रखिएगा। वेयर मोस्ट जेट प्लेन्स ट्रेवल थ्रू। जेट प्लेन भी ये भी पूछा गया है कि जेट प्लेन कहाँ पे ट्रेवल करता है, किस लेयर में। बारिश कहाँ पे होती है? ट्रोपोस्फेयर में। जेट प्लेन कहाँ पे होता है, ट्रेवल करता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। इसमें क्या है? अबाउट कंटेन अबाउट 24% ऑफ द एयर। उसमें क्या था कि 75% एयर था, इसमें क्या है 24% एयर होता है। ये जो कुछ की मेन वर्ड्स हैं इसको याद रखिएगा। इसलिए मैंने पीपीटी सिंपल तरीके से बनाया है कि आप कभी भी पढ़ें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, चीज़ें बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए। मेसोस्फेयर अगला जो लेयर है एटमोस्फेयर का, मेसोस्फेयर। इसमें क्या क्या होता है हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट है द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। पहला था ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मेसोस्फेयर। और इसमें क्या है? अप टू अबाउट 80 किलोमीटर। इसका रेंज क्या है? 80 किलोमीटर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर से लेके 80 किलोमीटर। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, यानी कि जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ते जाएंगे तो इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। द कोल्डेस्ट लेयर, इसको भी याद रखिएगा, कोल्डेस्ट लेयर जो होता है वो किस लेयर में होता है? मेसोस्फेयर में होता है कोल्डेस्ट लेयर। और नेक्स्ट पॉइंट है वेयर मोस्ट मेट्योर्स बर्न अप, यानी मेट्योर्स होते हैं, मेट्योर्स यानी कि जो चट्टान से रिलेटेड हैं चीज़ें, मेट्योर्स वगैरह भी यहाँ पे होते हैं मेसोस्फेयर में। मेट्योर्स यानी चट्टान वगैरह नहीं होगा, सॉरी उसके लिए। मेट्योर्स यानी कुछ तारों से वगैरह रिलेटेड है, जो है तारे से रिलेटेड चीज़ें। नेक्स्ट लेयर है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या है? आयनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को क्या बोलते हैं? आयनोस्फेयर। ये क्या? फोर्थ लेयर। द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर टू अबाउट 100,000 किलोमीटर, यानी इसका रेंज क्या है? 1000 किलोमीटर। अब देखिए हॉटेस्ट लेयर होता है, कोल्डेस्ट लेयर हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था? मेसोस्फेयर कोल्डेस्ट होता है, हॉटेस्ट लेयर क्या होता है? थर्मोस्फेयर होता है। और ओजोन लेयर कहाँ पे होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। ये सब माइंड में रखिएगा। हॉटेस्ट कहाँ होता है? थर्मोस्फेयर। कोल्डेस्ट कहाँ पे होता है? मेसोस्फेयर। ओजोन कहाँ पे होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बता रहा हूँ, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या है, हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ लिया है। अब देखिए हॉटेस्ट लेयर होता है जिसके पीछे का रीजन क्या है? ड्यू टू आयंस, आयन के कारण H+ आयन हो गया आपका, हीलियम आयन हो गया, डेट डायरेक्टली एब्जॉर्ब द सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि जो आयन होते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन और हीलियम आयन, जो सन से रेडिएशन आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण जो है इसको जो हॉटेस्ट लेयर बोला गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। यहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। वेयर रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड, जो रेडियो वेव्स होता है यहीं पे होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के अलग अलग प्रकार के जो लेयर्स होते हैं उनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है वह क्या है? पोल्यूशन, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय में। पहले भी पोल्यूशन था बट आज के समय में बहुत ज़्यादा, बहुत जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उसका मेन कारण क्या है कि आदमी की जो मूर्खता ने, आदमी की सोच जो भौतिकवादी सोच है और आदमी की मूर्खता ने, आदमी की अज्ञानता ने जो है प्रकृति को एकदम बुरी तरह से नष्ट कर दिया है। यानी कि एक सर्वे हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि आज के समय में इतना प्रदूषण है, स्पेशली दिल्ली का वहाँ पे सर्वे किया गया था, बहुत पहले की बात है, कुछ साल पूर्व जो सर्वे हुआ था उसमें ये बताया गया था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी जब वो
पैदा होते हैं तो कुछ ही मतलब 2 से 3 साल के बीच जो है 70 उनका जो लंग्स है 76% खराब हो जाता है। 76% इतना खराब हो जाता है जितना कि कोई व्यक्ति 20 साल से सिगरेट पीता हो, उसका जो लंग का कंडीशन होता है, और ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं कुछ ही सालों में इनका ये कंडीशन हो जा रहा है। सोचिए प्रदूषण का कितना बुरा हाल है। हम लोग को इन्वायरमेंट इसीलिए भी पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ जुड़े, और प्रकृति हमारा भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम भी तो सामाजिक प्राणी, हमारा भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेड़ पौधे लगाएं। तो मेन उद्देश्य यहाँ पे इन्वायरमेंट पढ़ाने का ये है कि हम लोग जो है इन्वायरमेंट को समझें और इसको जो है अपने विलासिता के लिए, आजकल जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी भी आदमी की बुद्धि काम नहीं कर रही, इतना ऑक्सीजन की कमी चारों तरफ आप लोग देख ही रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। फिर भी क्या है कि फिर भी अलग अलग जगह लोग पेड़ पौधों को काटने लगे हैं। तो आदमी की मूर्खता के कारण, अगर मैं सारी प्रॉब्लम का जड़ बताऊं तो आदमी की मूर्खता ही, आदमी ही सब प्रॉब्लम का जड़ है, बाकी कोई नहीं। अगर आदमी सही रहता तब तक कुछ नहीं हुआ होता। तो आदमी की मूर्खता ने ये जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, अब इसको पढ़ना ही पड़ेगा, सिलेबस में है। तो पोल्यूशन क्या है? इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटामिनेंट इंटू नेचुरल एनवायरमेंट एंड द काजेज टू चेंजेस। यानी जो नेचुरल एनवायरमेंट है उसमें अगर चेंजेस हो जा रहा है, चेंजेस इन द सेंस की नेगेटिव चेंजेस जो हो रहा है, कंटामिनेंट यानी जो दूषित हो जाना, एनवायरमेंट का दूषित हो जाना, उसको बोलते हैं पोल्यूशन। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस, इसमें अलग अलग नॉइस पोल्यूशन दिया, हीट, लाइट, लैंड, वाटर, इटीसी सारे। तो पोल्यूशन क्या है कि जब एनवायरमेंट के अंदर जो कंटामिनेंट आना यानी दूषित हो जाना, एनवायरमेंट का दूषित हो जाना ही पोल्यूशन है। जैसे कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन हैं। आजकल तो जो है एयर पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है, वैसे तो सभी पोल्यूशन ज़्यादा है बट एयर पोल्यूशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना तो आदमी कुछ देर जी भी सकता है, बट ऑक्सीजन के अगर हम लोग 30 सेकेंड भी श्वास रोक लें फिर देखिए क्या हालत होती है। तो ऑक्सीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप अलग अलग पोल्यूशन को पढ़ते चलेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा भी है इसमें एयर पोल्यूशन में क्या है कि एयर पोल्यूशन को हम लोग प्रैक्टिकली तरीके से समझेंगे, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली तरीके से समझेंगे तो फिर चीज़ें समझ में भी आएंगी और उसको लाइफ में कैसे उतारा जाए और कैसे जो है अपने समाज को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। सबसे पहले तो आदमी अपने आप को बेहतर बनाए, फिर समाज की बात आती है। तो इन्वायरमेंट अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें ये संकल्प जरूर लेना है कि हम जो है ज़्यादा नहीं तो महीने में अगर एक पौधे ही लगा देंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। ये हम लोग का इन्वायरमेंट पढ़ना सफल हो गया है। तो सबसे पहला जो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में क्या है कि यानी हवा का दूषित हो जाना ही एयर पोल्यूशन है। अब दूषित होने के लिए अलग अलग क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया, अकर्स व्हेन द एयर कंटेन्स गैसेस डस्ट, यानी गैस के कारण भी होता है, डस्ट, फ्यूम्स, ओडोर, ये भी एक प्रकार का पोल्यूशन है इन हार्मफुल अमाउंट्स में। यानी गैस का, डस्ट, फ्यूम्स, ये सारी चीज़ों का जब हवा में जब मिक्स हो जाते हैं तो हवा क्या होता है, हवा पोल्यूटेंट्स हो जाती है, उसी को बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट, जो कि आजकल हम लोग देख पा रहे हैं। आप आजकल सोचिए इतना ज़्यादा प्रदूषण है, अगर आप लोग मार्केट में जाएं, मार्केट में किसी भी चौराहे पर अगर आप 10 मिनट 5 मिनट ही रोज खड़े हो जाएं 1 महीने के लिए, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 1 महीने के अंदर आपको दमा का रोग हो जाएगा, इतना ज़्यादा प्रदूषण है। तो एयर पोल्यूशन के बारे में मुझे लग रहा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज व्हेन कंसंट्रेटेड गैसेस एक्सीड सेफ लिमिट्स। अब देखिए गैस का बढ़ जाना, गैसों का बढ़ना, डस्ट का एयर में घुल जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं एयर पोल्यूशन का कारण बनती हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखिए टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। सबसे पहला है आउटडोर एयर पोल्यूशन। आउटडोर एयर पोल्यूशन में क्या होता है, स्मोक होता है, आगे हम लोग स्मोक के भी बारे में पढ़ेंगे, पार्टिकुलेट मैटर होता है, एसिड रेन होता है, ग्रीन हाउस गैसेज होता है, इन सब के बारे में आगे हम लोग और अच्छे से बेहतर जानेंगे। तो आउटडोर एयर पोल्यूशन यानी जो बाहर पोल्यूशन जो हमें दिखता है एसिड रेन के रूप में या ग्रीन हाउस गैसेज के रूप में, और पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि आप लोग दिल्ली वगैरह में सुनते भी जानते हैं कि वहाँ पे इवन आउट वाला जो कॉन्सेप्ट लगा था, क्योंकि वहाँ पे पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर तो पहले 10 वाला था, पार्टिकुलेट मैटर 10, यानी कि वहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में उनका वहाँ पे साइज 10 यानी कि उनकी साइज की बात किया गया है। PM 2.5 देखिए कितना सूक्ष्म है, PM 2.5 यानी कि जो डस्ट उनकी साइज कितना 2.5। तो ये जो
जो सूक्ष्म कण का जो साइज होता है उनका एयर में रहना, इसी को अलग अलग आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकुलेट मैटर में। आउटडोर एयर पोल्यूशन, अब हो गया इंडोर एयर पोल्यूशन। अब देखिए इंडोर एयर पोल्यूशन में आजकल लोग मूवी भी देखते हैं, आजकल जो मूवी आ रही है उसमें देखिए हीरो का अलग अलग मूवी में जो है हीरो एकदम सिगरेट पीता है लगता है कि नहीं होता है कि एकदम हीरोपंती दिखा देता है अपना। और हमारे साथ दिक्कत क्या हो जाती है, समाज में एक प्रकार की भी विकृति है कि व्यक्ति कोई भी मूवी देखता है तो उस पर चिंतन नहीं करता है कि क्या ये सही है कि नहीं सही है। यानी कि अगर वो हीरो को देखेगा कि वो सिगरेट पी रहा है तो लोग बुलेट ले लेंगे, उसमें भी सिगरेट पियेंगे, अपना हीरोपंती दिखाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये किसके अंतर्गत है, इंडोर एयर पोल्यूशन के अंतर्गत। इसीलिए बोला गया ना कि योग में बार बार बोला गया है अज्ञानता को दूर करके विवेक के राह पे चलिए। विवेक यानी कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज द रियलिटी। ऋतंभरा प्रज्ञा इसी को बोला गया है कि सही क्या है गलत क्या है, इन सारी चीज़ों को जानना। बहुत पहले आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत पहले होता है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आदमी पागलपन हमेशा करता ही रहता है। तो बहुत पहले क्या था कि जब शक्तिमान आता था या जूनियर जी आता था तो लोग क्या करते थे, शक्तिमान की तरह जो बहुत लोग तो छत पर से कूद गए। तो ये क्या है ये मूर्खता है तो ये सारी चीज़ें, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉलो उसी चीज़ को किया जाना चाहिए, अपने विवेक का यूज करना चाहिए, ऋतंभरा प्रज्ञा का यूज करना चाहिए, क्या चीज़ फॉलो है। इंडोर एयर पोल्यूशन में क्या है कि किसी को सिगरेट पीते हुए देखते हैं, कहते हैं अरे यार उसका तो पर्सनालिटी बहुत बढ़िया, सिगरेट पी रहा है हम भी पियेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा। इंडोर एयर पोल्यूशन भी उससे बढ़ेगा और क्या है कि आपका जो है लंग भी खराब होने लगेगा धीरे धीरे। अब देखिए अब इसके कुछ काजेज हैं, यानी एयर पोल्यूशन के काजेज क्या क्या हो सकते हैं, नेचुरली तरीके से क्या कारण हो सकते हैं। स्मोक हो गया, स्मोक दैट कम्स फ्रॉम वाइल्ड फायर से जो स्मोक निकलते हैं, वोल्केनो जब फूटता है उससे, मिथेन हो गया, डस्ट हो गया, सारी चीज़ों से जो यानी जो नेचुरली चीज़ें से जो स्मोक वगैरह आते हैं वो एयर को पोल्यूटेंट करते हैं नेचुरली। अब ह्यूमन के थ्रू कैसे एयर पोल्यूशन होता है, पावर प्लांट हो गया, ऑटोमोबाइल देखिए, ऑटोमोबाइल पे कितना है, पावर प्लांट वगैरह जो है वहाँ पे फ्यूम वगैरह हो गया, बर्निंग वुड हो गया, स्टोव्स हो गया, फायर प्लेसेस हो गया, फर्नेसेस हो गया, सारी चीज़ें यानी ह्यूमन के द्वारा यहाँ से पोल्यूशन किया जाता है। एनवायरमेंट नेचुरल रिसोर्सेज में मैंने क्या बताया था कि वाइल्ड फायर्स हो गया, वोल्केनोज हो गया, मीथेन हो गया, सारी चीज़ें। और अब देखिए पोल्यूटेंट्स, जब ये सारी चीज़ें एयर पोल्यूशन में जो मेन कौन कौन सी गैसें जो पोल्यूटेंट्स करती है, मतलब मेन कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो पहला क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन सब के बारे में हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट। अब देखिए इफेक्ट क्या है, ह्यूमन इफेक्ट क्या है सबसे पहले। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा तो डिजीज होगा। अब आप सभी लोग देखिए डिजीज यानी कोरोना वायरस का समय चल रहा है, तो अब एक प्रकार से ये भी डिजीज ही है। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन की कमी पड़ जा रही है। और अब एयर पोल्यूशन से और भी बहुत सारे होते हैं, रिस्पायरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन के ऊपर ऐसे इफेक्ट करते हैं, यानी डिजीज के रूप में जो है ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट करता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट। अब देखिए अब आदमी के ऊपर तो कैसे प्रभाव पड़ता है, कोरोना वायरस के रूप में प्रभाव पड़ रहा है तो आप देख ही सकते हैं। अब इन्वायरमेंट के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, आदमी ने अपना तो बर्बाद किया ही, इन्वायरमेंट को भी नहीं छोड़ा। अपने एक गाना है ना कि हम भी डूबेंगे सनम तुझको भी ले डूबेंगे, तो ये वाला आदमी चरितार्थ कर रहा है कि सनम मैं भी डूबूंगा तुमको भी ले डूबूंगा, ये बात है। तो अब इन्वायरमेंटल इफेक्ट पे क्या कैसे इफेक्ट हुआ, एसिड रेन बढ़ा, यूट्रॉफिकेशन यानी कि आप लोग देखते होंगे नदियों वगैरह में जो है एल्गी वगैरह बोल सकते हैं, नदियों वगैरह में जो बहुत सारी नदियों में एल्गी वगैरह का बढ़ जाना, यानी जो हरी हरी पूरे नदी को पानी को ढक लेना, उसको बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन। हेज हो गया, हेज के अंतर्गत जो है अलग अलग बातें बताई गई। वाइल्ड लाइफ हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गया, क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट डैमेज हो गया, ये सारी चीज़ें, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो गया। ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल इन्वायरमेंट पे जो है एयर पोल्यूशन का ये इफेक्ट पड़ा। सर इनका इफेक्ट को हिंदी में बता दीजिए पूरा। देखिए एसिड रेन से मतलब ये है कि आगे मैं इसके बारे में और डिस्कस करूंगा। ओजोन डिप्लीशन, देखिए एसिड रेन वगैरह में क्या है कि आगे तो मैं बताऊंगा ही। एसिड रेन वगैरह में जैसे ताजमहल वगैरह को आप देखे होंगे तो ताजमहल से रिलेटेड ऐसे पूछता है। हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं?
अम्लीय विशाल बोलो अम, सर। जी जी विशाल। यूट्रॉपिकेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? यूट्रॉपिकेशन में जैसे मैंने बताया था, जो लेक वगैरह होता है वहाँ पे जो एल्गी वगैरह नहीं, जो चारों जो पानी को पूरा ढक लेती हैं, एकदम पूरा ग्रीन ग्रीन रहती है, पानी दिखता ही नहीं, तो उसको बोलते हैं अरे यूट्रॉपिकेशन। हरी काई, काई, हरी काई। हाँ हाँ, हरिकाई का। हरिकाई। हाँ, हरिकाई। अब देखिए हिंदी वगैरह तो थोड़ा सा, कुछ चीज़ें को हिंदी वगैरह थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश वगैरह में है तो। अब हेज क्या होता है? एक प्रकार से जो फॉग वगैरह होता है, जो ठंड नहीं, मिस्ट वगैरह, जो ठंडी वगैरह नहीं दिखते होंगे, कोहरा वगैरह है, या जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, वो हेज के अंतर्गत आ जाते हैं। वाइल्ड लाइफ वगैरह हो गया, इस पर भी इफेक्ट पकड़ता है, यानी जहाँ पे जीव जंतु वगैरह रहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जहाँ पे उनके रहने का स्थान है। ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर वगैरह जो आगे हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ओजोन डिप्लीशन यानी कि जो जैसे सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, ओजोन में पारा ओजोन होल हो जा रहा है, यानी ओजोन में जो छेद हो रहा है, उसके कारण क्या है कि जो अल्ट्रावायलेट निकल रही हैं डायरेक्टली, वो क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग आ जा रहा है। तो अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे हम लोग हर एक पॉइंट को मैं रखा हूँ, आगे हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे। क्रॉप एंड फॉरेस्ट डैमेज, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि अब पहले जैसी पैदावार भी नहीं रह गई है। अब पहले जितना पैदावार होता था आज के समय में उतना हो भी नहीं पा रहा है, यानी कहीं न कहीं क्रॉप पे और फॉरेस्ट वगैरह पे भी इसका असर पड़ा है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज वगैरह का देखिए कि पहले इतना बारिश वगैरह होता था, आज के समय में देखिए बहुत कम बारिश होता है। तो ये सारी चीज़ें आज का कुछ पॉइंट। वाटर पोल्यूशन क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो नॉर्मली अगर समझा जाए प्रैक्टिकली तरीके से, तो पानी का जो दूषित हो जाना, पानी का जो है उसमें उसके न्यूट्रिएंट में कमी आ जाना, दैट इज द वाटर पोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वाटर पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज क्या क्या है? वाटर बॉडीज जैसे कि लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, ओशियन हो गया, एक्वीफायर्स हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, इनके अंदर इनके पानी का दूषित हो जाना ही वाटर पोल्यूशन है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ मित्रों, व्हाट इज द वाटर पोल्यूशन? ध्यान से सुनना मित्रों। वाटर पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज क्या है? लेक, रिवर, ओशियंस, यानी कि जहाँ पे वाटर वगैरह रहता है बहुत सारे, जो लार्ज अमाउंट, ग्राउंड वाटर हो गया, एक्वीफायर्स हो गया, ठीक। तो इनका जो कंटामिनेशन यानी कि दूषित हो जाना, इनका पानी का दूषित हो जाने का मतलब, दूषित हो जाने का मतलब क्या कि न्यूट्रिएंट जो है उसमें कमी आ जाना, दैट इज द दूषित का मतलब द कंटामिनेशन। तो ये किसके क्या हुआ? वाटर पोल्यूशन के अंतर्गत होता है ये चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। चलिए मित्रों देखते हैं वाटर पोल्यूशन में क्या क्या है। सबसे पहला है सरफेस वाटर पोल्यूशन, दूसरा क्या है? ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग पिक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सरफेस वाटर पोल्यूशन यानी कि जो शहरों वगैरह में आप लोग देखते होंगे, निकलते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत सारी नदियां जो है नाले में कन्वर्ट हो गई। सोचिए आदमी ने कितना प्रकृति के साथ जो है नहीं होता है कि उसके साथ कितना उसको क्षति पहुंचाया है, जिसका दंड मनुष्य जो है व्यक्ति को भुगतना ही पड़ेगा। प्रकृति भी शांत थी अब तक, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो जो अभी तक सह रही थी। अब क्या है कि अब वो जो है धीरे धीरे अपना बदला निकालेगी, रिकैप जो चीज़ें गड़बड़ हुआ है उसको सही से करेगी। अच्छा, आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब कोरोना वायरस समय में एक फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है कि जो है पहले जितना प्रदूषण था अब वो बहुत कम हो गया, क्योंकि गाड़ी वगैरह चली नहीं रही है। तो एक प्रकृति भी अपने तरीके से बैलेंस करती है चीज़ों को। जब आदमी को बुद्धि नहीं है, आदमी मूर्ख बन गया है, तो क्या प्रकृति तो अपना काम करेगी अच्छे से। थोड़ा लेट हुआ, बट जो हो रहा है समझ लीजिए प्यूरिफिकेशन हो रहा है चीज़ों को लेके। तो सरफेस वाटर पोल्यूशन में यानी बात करेंगे जैसे कि जो सरफेस लेयर पे जो वाटर पोल्यूशन है जो सरफेस पे होता है। जैसे कि आप नदी शहर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे देखते होंगे कि बहुत पहले कोई नदी वगैरह थी, आज के समय में नाला बन गया, उसके चारों तरफ आप देखेंगे खूब प्रदूषण है, तो उसको बोलते हैं सरफेस वाटर पोल्यूशन। अब दूसरा क्या है? ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, यानी कि जो ग्राउंड के अंदर से जो पानी निकलते हैं अगर वो प्रदूषित हैं तो उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। ये दोनों पॉइंट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आज का जो है लास्ट टॉपिक, सम फैक्ट्स अबाउट वाटर। अब देखिए वाटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स वगैरह के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्या फैक्ट्स हैं। नियरली 97% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज
साल्टी आर अदरवाइज अनड्रिंकेबल। अब देखिए आदमी ने इतना जो प्रकृति को क्षति पहुंचाए कि अब हुआ क्या कि 97% ऑफ द वर्ल्ड वाटर इज साल्टी है और अदरवाइज अनड्रिंकेबल है। अब जो कि साल्ट वाटर तो कोई पिएगा नहीं। अगर साल्ट वाटर सभी लोग पीते तो समुद्र वाला पानी क्यों नहीं सभी लोग पीते? क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। और 97% यानी कि जो वाटर है साल्टी भी है या अदरवाइज इसको हम अनड्रिंकेबल भी बोल सकते हैं। अनड्रिंकेबल यानी कि जो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसको हम पी नहीं सकते। समुद्र का पानी साल्टी तो उसको हम ऐसा नहीं पी सकते हैं। डिस्कवरी में एक प्रोग्राम आता है मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें आप देखते होंगे कि जब उसे बहुत प्यास लगी रहती है, समुद्र के पास भी रहता है, तो डायरेक्टली समुद्र के पानी को पीता नहीं, क्या करता है समुद्र के पानी को लाता है, फिर इसको गर्म कर देता है। गर्म करने से क्या है कि जो है साल्ट वगैरह उसका कम हो जाता है, साल्ट और उसके में जो भी बैक्टीरिया या जो भी कीटाणु वगैरह थे मर जाते हैं, फिर जो पानी पीने लायक हो जाता है। यानी कि हम पी तो सकते हैं बट डायरेक्टली नहीं पी सकते। नेक्स्ट पॉइंट है 75% ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज वाटर। अब देखिए ह्यूमन ब्रेन जो बना 75% वाटर है एंड 75% ऑफ लिविंग ट्री इज वाटर। ठीक, लिविंग ट्री जो वाटर 75%। थर्ड पॉइंट क्या है? पर्सन कैन लिव अबाउट ए मंथ विदाउट फूड बट ओनली अबाउट ए फ्यू वीक विदाउट वाटर। आप खाना खाए कुछ महीने रह सकते हैं, लेकिन आप आदमी की क्षमता ऐसा भी है नहीं है कि वो एक महीने भी बिना खाना खाए रह सकता है। तो बहुत पहले इसमें तो बहुत हाई लेवल का बता दिया गया है, यानी कि हम खाना खाए कुछ दिन तक तो जी सकते हैं, बट अगर पानी न रहे तो आदमी वी कांट लिव मोर टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है सम 1.8 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड ड्रिंक वाटर दैट कंटामिनेटेड विथ फीसेस। अब सोचिए वाटर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे जगह पे लोग गंदे पानी पीने के लिए मजबूर हैं। अब बहुत सारे आप लोग टीवी में देखते होंगे कि भारत में बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे लाइन लगती है कि कब पानी वाला टैंक आएगा, कब वो पानी पियेंगे। और बहुत जगह ऐसा भी है कि लोग गंदे पानी पी के जीवन जी रहे हैं। तो हम लोग वाटर पोल्यूशन पढ़े तो इससे हमें ये सीख मिलता है कि हम ईश्वर को रोज़ सुबह और शाम ईश्वर को थैंक यू बोलें, क्योंकि हमारे पास जो भी पानी है, जो भी खाना है, मान रहे हैं कि वाटर एयर पोल्यूशन का थोड़ा बहुत हम लोग हमारे अंदर भी आता होगा, बट जो वाटर वगैरह का है फिर भी हमें पानी मिल पा रहा है, हमें खाना अच्छे से मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप